नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके जूनियर और प्राइमरी सुपर टेट के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल 2021 शिक्षक भर्ती के साथ में मिल करके आप डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं उनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उनको भी हम यहाँ पे जानेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के बारे में, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान सभी कुछ ऑलमोस्ट मिलेगा। तो आपको जस्ट करना ये है कि एग्ज़ाम्स के पहले जो आपको प्रिपरेशन चाहिए होती है उस प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। दैट मीन्स कि स्टडी शुड बी ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, यानी आपको वो चीज़ें प्रिपेयर करनी है जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। तो ये पहले की तरह ऐसा आपको नहीं करना है कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया। आपको ये फोकस करना है कि वो कौन सा एरिया है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके आज की हमने अपने क्वेश्चन की सीरीज़ बनाई है। वो सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पर्पस से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेहनत आप कीजिए और तैयारी हम आपको यहाँ पर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। चलिए, तो आज की सीरीज़ का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है। 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आर मिश्रा, सेकंड इज केसी मेहता, थर्ड इज एम.एस. स्वामीनाथन और फोर्थ इज पी महेश्वरी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 3। और बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन नो अबाउट, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा कि हरित क्रांति जो है उसके जनक कौन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुका है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए जो आप लोग को शायद ना पता हो। देखिए, भारत में 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक के मध्य में, यानी कि करीबन 1966 टू लेके 67, ठीक है, इस बीच में कृषि को हरित क्रांति की शुरुआत के रूप में देखा जाता था। लेकिन खाद्यान्न उत्पादन में जो आत्मनिर्भरता थी और जो तीव्रता आनी चाहिए थी, उसका जो एकमात्र श्रेय दिया जाता है वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ई बॉर्लॉग। ठीक है, जबकि भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं उनको एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो अगर वैश्विक स्तर पे कहा जाए तो नॉर्मन ई बॉर्लॉग, ठीक है, और सिर्फ इंडिया की बात करी जाए, इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो होगा एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके एसएससी के एग्जाम्स में आ चुका है। और दोस्तों, हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे, आपको बताना है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 4 ऑप्शंस, सबसे पहला है रिजर्व बैंक के गवर्नर के, अगला है वित्त सचिव के, अगला है वित्त मंत्री के, और लास्ट है प्रधानमंत्री के। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि 1 रुपए का जो नोट होता है उसका निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है और जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई 1 रुपए के नोटों पर 1 रुपए के नोट एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों को जारी करता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है।
ऑप्शन 4 आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है जेनेवा, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 है वियना और ऑप्शन नंबर 4 है बर्लिन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वियना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो है वियना में। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि वियना, देखिए वियना है कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रिया में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ की स्थापना इसकी कब हुई थी, तो 29 जुलाई 1957 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका कार्य परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक जो प्रयोग करना है तो उसी को स्थापित करना है। यानी कि किस तरह आप बिल्कुल भी एक्सप्लोजन के लिए या किसी को हार्म करने के लिए अब जो है परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शांतिपूर्वक जो है उसको बनाए रखना, इसको स्थापित करके रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का काम होता है। ठीक है, अच्छा, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो उसमें कुल 167 देश जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है, इसके वर्तमान प्रमुख जो है वो है अर्जेंटीना के राफेल ग्रासी और इन्होंने जुलाई 2019 में यूकिया अमीनो की मृत्यु के बाद इन्होंने पदभार अपना संभाला था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से डैश से गठित होता है। यानी कि आपको बताना है कि अर्थ क्रस्ट जो है अपनी उसमें मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा जो एलिमेंट है वो पाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला जो है वो है ऑक्सीजन और आयरन, सेकेंड है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर 3 है सिलिकॉन और आयरन और ऑप्शन नंबर 4 है सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर जो स्वेस ने, एक वैज्ञानिक थे स्वेस, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, जिनमें पहला था सियाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है नीफे। अब एक एक करके सबके बारे में जान लीजिए क्योंकि यहीं से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में आने की पूरी उम्मीद बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सियाल के बारे में। तो सी जो है सिलिकॉन और ए मीन्स होता है एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सियाल है क्या, तो पृथ्वी की जो पपड़ी होती है यानी कि अर्थ क्रस्ट पे, तो पृथ्वी का सबसे ऊपरी जो परत है वो सियाल की रचना कही जाती है। तो सियाल की रचना ग्रेनाइट के चट्टानों द्वारा हुई है और इसमें सिलिका यानी कि ये सिलिकॉन और ये एल्युमिनियम, ठीक है, और अभ्रक और कोयला आदि पाया जाता है। तो सिलिका तथा एल्युमिनियम की अधिकता के कारण ही से सियाल जो है वो नाम दिया गया। ठीक है, अगला देखिए, अब सीमा के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सीमा क्या है देख लीजिए थोड़ा सा। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, बहुत सारे लड़कों के दिमाग में खुरापाती चलती रहती है, तो किसी लड़की का नाम नहीं है। सीमा एग्जैक्टली है क्या, देखिए ये पृथ्वी का मध्यमवर्ती भाग है यानी कि अर्थ क्रस्ट का ये सेंट्रल एरिया है। ठीक है, और सेंट्रल एरिया मतलब ये आपके अर्थ क्रस्ट है ना, तो इसके बीच का जो एरिया है इसे क्या कहा जाएगा, सीमा। ठीक है, इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, सिल्वर और मैंगनीज जो है वो पाया जाता है, लेकिन सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण ही इसे सीमा नाम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए नीफे। तो नीफे क्या है, नीफे क्या होता है, ये पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग होता है और इसके अंदर जो घनत्व होता है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसमें जो पदार्थ पाए जाते हैं उनमें तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है, लेकिन लोहे यानी कि आयरन की अधिकता के कारण इसे नीफे कहा जाता है। ठीक है, तो यह एक्स्ट्रा फैक्ट था जो आपके लिए जानना बेहद ही इम्पोर्टेंट था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता। यानी कि अगर आपको एवरेज जो क्लाइमेट है अगर वो मेजर करनी हो तो इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें कौन जो है जो कोई रोल प्ले नहीं करता। 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 है वायु की गति, ऑप्शन नंबर 3 है वृक्षों की संख्या और ऑप्शन नंबर 4 है आर्द्रता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वृक्षों की संख्या। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र की जो औसत जो जलवायु है उसको जानने के लिए वायु की गति की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा इसमें जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है आर्द्रता।
ठीक है, आर्द्रता जिसे ह्यूमिडिटी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठीक है, सनलाइट नहीं होती फिर भी, तो ये जो है वो आर्द्रता कहलाती है। जबकि वृक्षों की संख्या जो है वो जलवायु को जानने के लिए कोई भी योगदान नहीं देती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है सॉरी, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये है देखिए इराविकुलम। ठीक है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपके एग्जाम से पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शंस आप सभी के स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर बी है असम, ऑप्शन नंबर सी है केरला और ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकलता है वो है ऑप्शन नंबर सी 3 यानी कि केरला। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरला के इडुक्की ज़िले में स्थित है और ये पश्चिमी घाट जो है वहाँ पर स्थित है इडुक्की। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कुल 97 स्क्वायर किलोमीटर के करीब में देखा जाता है और इस उद्यान में तितलियां, जानवरों और पक्षियों के अनेक दुर्लभ प्रजातियां रखी जाती हैं और ये उद्यान चाय के बागान और साथ ही जो लहरदार पर्वत होते हैं और लहरदार पर्वतों के ऊपर जो धुंध की चादर होती है उसका एक नज़ारा पेश करती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से। अगला क्वेश्चन देखिए, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले मीथेन गैस के अतिरिक्त एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो आपको बताना है कि मीथेन तो है ही, ठीक है, मीथेन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, यानी GHG। तो इसके अलावा और जो कौन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 है अमोनिया, ऑप्शन नंबर 3 है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी ये होना चाहिए था आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक यहाँ पे आर्सेनिक है तो थोड़ा सा मिस्टेकन है, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आर्सेनिक है ये। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है कि कृषि क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाली मीथेन है यानी कि CH4 है और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है, N2O जो है ये होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस और जिन्हें GHG के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आदिश राशि है? ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है कार्य, ऑप्शन नंबर 2 है बैग बल, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे बल और ऑप्शन नंबर 4 है त्वरण। ठीक है, ये बैग नहीं है दोस्तों, ये है वेग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि कार्य। अब देखिए आदिश राशि क्या होती है ये थोड़ा सा जान लीजिए। तो वो राशियां जिनका केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन या दिशा नहीं होती उन्हें आदिश राशि कहलाती है। वो सारी राशियां आदिश राशि कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स में देखिए कार्य, द्रव्यमान, दूरी, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा और विभव और आयतन, ये सभी क्या है, आदिश राशि यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ताप जिस पर ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है वो क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से। तो जब वो टेम्परेचर आपको बताना है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो आपके सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका, ठीक है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है, सॉरी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, द्रव मीन्स होता है लिक्विड, तो द्रव में अगर परिवर्तित हो जाता है तो क्या कहलाता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको बताना है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड में अगर कोई सब्सटेंस कन्वर्ट हो जा रहा है तो उस टेम्परेचर को या उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। ऑप्शन नंबर 1 है वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर 2 है गलनांक, ऑप्शन नंबर 3 है ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन नंबर 4 है प्लाज्मा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है दैट इज ऐसा तापमान जिस पर कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे कहा जाता है गलनांक। ठीक है, गलनांक मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट।
तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए, देखिए कि गलनांक मतलब देखिए सारे जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, वेदर इट इज़ एलिमेंट और एनी कंपाउंड, सबका गलनांक अलग अलग होता है। सबसे अधिक जो गलनांक होता है वो डायमंड का पाया जाता है, ठीक है। डायमंड इज़ व्हाट, तो डायमंड क्या होता है, एलोट्रॉप होता है कार्बन का, ठीक है। कार्बन क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। इवन जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिनको हिंदी में कार्बनिक बोला जाता है, सभी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये हुआ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है। चार ऑप्शंस आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है विटामिन सी, ऑप्शन नंबर 2 है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी है ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन ए। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विटामिन सी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि विटामिन के जो आविष्कारक थे उनका नाम था सी फंक, जिन्होंने 1911 में खोज की थी विटामिन की, ये जो टर्म था विटामिन वो दिया था। देखिए पहला जो प्रकार है घुलनशीलता के आधार पर, तो पहले जो कैटेगरी है वो है जल में घुलनशील विटामिन, जिनमें आता है, एक सेकेंड स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। देखिए अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो पहला आप देख लीजिए वाटर सॉल्युबल, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में आपके आते हैं विटामिन बी और सी, और फैट सॉल्युबल में जो आते हैं विटामिन उनमें आता है ए, डी, ई और के, ठीक है। तो इस तरीके से विटामिन का कैटेगराइजेशन किया गया था। तो आज की सीरीज़ का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यहीं पे ख़त्म होता है और आज की वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज की सीरीज़ आप सभी को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जहाँ पर और ज़्यादा अच्छे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।